नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन आज 31 मार्च रविवार को महंगाई, बेरोजगारी, गैर बराबरी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में महा रैली करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि रैली की तैयारी पूरी जोरों पर है। रैली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं समेत शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और डीएम के नेता समेत अन्य कई विपक्षी दल शामिल होंगे। जयराम रमेश ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाओ रैली है। ये देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ है। ये रैली विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तारी के जरिए निशाना बनाए जाने पर भी सवाल करेगी। आज दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली और अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और पार्टी के दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाने का वादा किया गया था, आज उसी रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई थी और अब इंडिया विद करप्शन पर समाप्त हो गई है। उन्होंने शायराना अंदाज में आगे कहा कि चोरों में हाहाकार है, ये मोदी की सरकार है। देखो, एक हो गए लालू केजरीवाल, भ्रष्टाचार की गोंद से जुड़ गए सारे नटवर लाल। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली विपक्ष की महारैली को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार बाराखंबा रोड से गुरु नानक चौक तक, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड से गोल चक्कर कमला मार्केट तक, विवेकानंद मार्ग, हमदर्द चौक, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक जेएलएन मार्ग पर यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यह एडवाइजरी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगी। इसके अलावा महारैली के लिए भी पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी गेट पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। पुलिस ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर निगाह रखेगी। बता दें कि पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ यह रैली करने की अनुमति दी है। सीबीआई की कस्टडी में बंद संदेश खाली मामले के मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख को अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। शेख को आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी की ओर से जारी जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के एक अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले उनको राज्य पुलिस और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी के सूत्रों ने बताया कि शाहजहां से आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल 30 मार्च को अपने 11 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने 3 राज्यों ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने पंजाब की गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया है। सनी देओल की जगह पार्टी ने दिनेश सिंह उर्फ बब्बू को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने हाल ही में दूसरे दलों से आए नेताओं पर भी भरोसा जताया है। इसमें आम आदमी पार्टी से आए सुशील कुमार रिंकू, 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू और हाल ही में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए भर्तृहरि मेहताब को भी टिकट दिया गया है। और इसी के साथ समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी अब तक 411 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है। दरअसल यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी के पीडीए को टक्कर देने के लिए पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उनके इस कदम से इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी के बीच खटास हुई थी, जो अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक पल्लवी इस बात से नाराज थीं कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाली सपा ने पिछड़े और अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी नहीं बनाया।
वहीं पिछले दिनों ही अखिलेश यादव भी दो टूक कह चुके हैं कि अपना दल कमेरावादी से 2022 में ही गठबंधन था, अब 2024 में गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को लेकर कल शनिवार को जानकारी दी कि वह 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कल शनिवार को कहा कि हमने 16 मार्च को अपने 5 न्याय और 25 गारंटी जारी की। देश भर में 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए हम 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान शुरू करेंगे और घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में उन हजारों सुझावों को भी शामिल किया है जो हमें ईमेल और आवाज भारत की वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आवाज को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने भी कल शनिवार को अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 27 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इस समिति के गठन की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दी गई। चुनावी घोषणा पत्र समिति में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर के अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा के अंतिम क्षण में घोषणा पत्र समिति के गठन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र केवल बक्सों पर टिक लगाने की एक प्रक्रिया मात्र है। इससे साबित होता है कि पार्टी कैसे जनता की अवमानना कर रही है। इससे यह साबित होता है कि कैसे भाजपा जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा आयकर नोटिस भेजकर कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस ना तो डर रही है और ना ही धीमी हो रही है। हम तैयार हैं, हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इन 5 नामों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को बारामती से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं वर्धा से अमर काले, दिंडोरी से भास्कर राव बगरे, शिशूर से डॉक्टर अमोल कोल्हे और अहमदनगर से नीलेश लंके को टिकट दिया गया। इसके अलावा एनसीपी शरद चंद्र की ओर से यह भी बताया गया कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के तहत उनकी पार्टी को 10 सीटें मिलेंगी और जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। यानी अब तक 5 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अभी 5 और सीटों पर उम्मीदवार उतारना बाकी है। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी बचा है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में सियासी तेवर दिखने लगे हैं। दरअसल सूबे की हाई प्रोफाइल सीट बारामती पर ननद भाभी आमने सामने होंगी। यहां से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में हैं। एनसीपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बारामती निर्वाचन क्षेत्र से सुनेत्रा पवार के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं एनसीपी शरद पवार खेमे से सुप्रिया सुले यहां से चुनाव लड़ रही हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर धुबरी सांसद दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद असम में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अगर वह उसके बाद शादी करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर उन्होंने हमें न्योता दिया तो हम भी जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा करना गैर कानूनी नहीं है। हालांकि जहां तक मुझे पता है तो उनकी एक पत्नी है, वह चाहे तो दूसरी या फिर तीसरी बार भी शादी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम बहुविवाह पर रोक लगा देंगे। इसका ड्राफ्ट भी तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं। यदि मुख्यमंत्री ना चाहें तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, यही मेरे पास ताकत है।
अक्सर वीडी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। दरअसल राष्ट्रीय शहीद दिवस के मौके पर यानी 22 मार्च को सावरकर की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर रिलीज की गई। खबरों के मुताबिक इस फिल्म को दर्शकों को काफी प्यार मिल रहा है। इस बीच फिल्म की स्क्रीनिंग पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर को पढ़ना चाहिए, तभी वह उनके बारे में आधारहीन बातें करना छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ना तो पढ़ा है और ना ही उन्हें समझने की कोशिश की है। यही कारण है कि वह उनके बारे में आधारहीन बयान देते हैं। मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं इस फिल्म को देखने के लिए, और अगर वह इसे देखने के इच्छुक हैं तो मैं अपने पैसे से उनके लिए पूरा थिएटर बुक कर दूंगा। शायद तब वह सावरकर के बारे में आधारहीन बयान देना बंद कर देंगे। पुलिस ने बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव पर एक और FIR दर्ज की है। दरअसल ये FIR गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में दर्ज की गई। अदालत के आदेश पर कल शनिवार को बादशाहपुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की। एल्विश यादव के अलावा हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले गुरुग्राम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल यादव फाजिलपुरिया और एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। यह याचिका पीपल फॉर एनिमल NGO की ओर से संचालक सौरभ गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि गाने की शूटिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के सांपों का अवैध रूप से प्रयोग किया गया और इन्हें गले में डालकर शूटिंग की गई। IPL 2024 का 11वां मैच कल शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ की टीम ने पंजाब को 21 रनों से हरा दिया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी पंजाब की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 177 रन ही बना पाई। बता दें कि यह इस सीजन में लखनऊ की पहली जीत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।